Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि भर्ती परीक्षा का 11वां मॉडल पेपर कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और जो कि बेस्ड हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर या उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का वो है क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर टॉट इन दी एनसीसी मैप रीडिंग। एनसीसी के अंदर जो मैप रीडिंग एक टॉपिक होता है मानचित्र अध्ययन, उसके अंदर नॉर्थ होते हैं। तो नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो नॉर्थ जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉर्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। में एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ये 3 तरह के नॉर्थ होते हैं, 3 तरह के उत्तर जो हैं वो होते हैं। ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर बोलते हैं इसको हिंदी में, वास्तविक उत्तर। और मैग्नेटिक नॉर्थ को चुंबकीय उत्तर बोला जाता है, चुंबकीय उत्तर। और ग्रिड नॉर्थ को ग्रिड उत्तर ही बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज बीसी स्टैंड फॉर इन द एनसीसी सब्जेक्ट एफसी एंड बीसी। एफसी और बीसी एनसीसी विषय के अंदर बीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एफसी का मतलब होता है फील्ड क्राफ्ट और बीसी का मतलब होता है बैटल क्राफ्ट यानी कि क्षेत्र कला और युद्ध कला एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर एनसीसी इन द सेंटर ऑफ एनसीसी फ्लैग इज रिटन इन विच कलर। एनसीसी ध्वज के केंद्र में एनसीसी का अक्षर जो है वो किस रंग का लिखा होता है? तो देखो पहली बात तो एनसीसी फ्लैग की बात करें तो जो करंट में एनसीसी फ्लैग है वो 1954 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर 3 कलर होते हैं, एक तो रेड कलर होता है, एक हमारा लाइट ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर, और एक हमारा होता है डार्क ब्लू कलर, एक होता है डार्क ब्लू कलर। तो ये 3 कलर होते हैं। ये भी ट्राई कलर होता है हमारे नेशनल फ्लैग की तरह, इसमें भी 3 कलर होते हैं। इसमें जो रेड कलर होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, लाइट ब्लू कलर जो होता है वो इंडियन एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और डार्क ब्लू कलर जो होता है वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एनसीसी फ्लैग जब अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एनसीसी भी लिखा होता है और वो एनसीसी गोल्डन कलर में लिखा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी गोल्डन कलर के अंदर लिखा होता है और उसमें कमल के फूलों की एक पंखुड़ी सी बनी होती है, उसमें वो 17 पंखुड़ियां होती हैं जो कि एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करती थी। अभी आपको पता है कि 2 डायरेक्टरेट और बना दी गई हैं और उसके नीचे 2 डॉट भी लगे होते हैं। और वे जो 2 डॉट होते हैं ना, वे 2 डॉट अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो एनसीसी की तो ओटीएस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जहां पे एएनओज ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन ड्रिल व्हाट इज द वर्ड ऑफ कमांड टू टर्न अराउंड 180 डिग्री। ड्रिल में 180 डिग्री मुड़ने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो 180 डिग्री यानी कि आप सामने देख रहे हैं और आपको पीछे मुड़ की कमांड दी जाती है, आप बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। तो यानी कि इधर देख रहे हैं तो और इधर हो गए तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो पीछे मुड़ की कमांड होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब। सामने देखने तो कोई एंगल नहीं बना, 0 डिग्री रहेगा। बाएं मुड़ के अंदर भी 45 डिग्री बनता है और दाएं मुड़ के अंदर भी 45 डिग्री ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू एन एनसीसी कैडेट बाय द डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री द्वारा एक एनसीसी कैडेट को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो रक्षा मंत्री जो है वो देते हैं रक्षा मंत्री पदक। रक्षा मंत्री पदक जो है वो रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाने वाला एनसीसी वालों के लिए जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। Question number 6. In the NCC, the rank of corporal is identified by how many stripes on the uniform sleeve? एनसीसी में रैंक होती है, सबसे पहली रैंक जो एनसीसी के अंदर दी जाती है वो कौन सी रैंक होती है? कैडेट की रैंक होती है। आप जब भी एनसीसी को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो रैंक मिलेगी वो कैडेट की रैंक मिलेगी। ठीक है, अब लेकिन उसके बाद में आपके प्रमोशन होते हैं या फिर आपको रैंक मिलती है तो अलग अलग तरह की रैंक होती है। सबसे सीनियर जो रैंक होती है वो सीनियर अंडर ऑफिसर की होती है, के नीचे जूनियर अंडर ऑफिसर की होती है।
लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरल की पूछी गई है तो उसमें जो वर्दी होती है उसकी आस्तीन के ऊपर जो पट्टियां होती हैं वो 2 पट्टियां होती हैं। क्या ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डूइंग ड्रिल इन एनसीसी? एनसीसी में ड्रिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो एनसीसी में ड्रिल कराई क्यों जाती है? ड्रिल जो वो लेफ्ट राइट सावधान विश्राम ये सारी चीजें जो होती हैं वो ड्रिल का पार्ट होती हैं। और ड्रिल कराई जाती है डिसिप्लिन और टीम वर्क बनाने के लिए, टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, अनुशासन और टीम वर्क बनाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द हिस्टोरिक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर? ऐतिहासिक जो पानीपत का युद्ध था वो कब लड़ा गया? तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, आपको पता होंगे आई थिंक। सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा जो है वो 1761 में लड़ा गया था। तो इसके लिए प्रथम बैटल की बात हो रही है तो 1526 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, दूसरा किस किस के बीच लड़ा गया था और तीसरा किस किस के बीच लड़ा गया था। ये आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, Which Indian ruler fought bravely against the British in the Battle of श्रीरंगपट्टनम? श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था वो 1799 यानी कि 1799 में हुआ था। ये बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और एक भारतीय शासक ने बड़े ही बहादुरी के साथ लड़ाई की थी अंग्रेजों से, तो उस भारतीय शासक का नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड द ट्रेजिक पुलवामा टेररिस्ट अटैक टेक प्लेस? दुखद पुलवामा आतंकी जो हमला हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बताइए एक बार कि जो पुलवामा जो अटैक हुआ था वो कौन से ईयर के अंदर हुआ था? ऑप्शन है आपके 2001, 2008, 2016 और 2019। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है 2019। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर द जलियांवाला बाग मेमोरियल? कौन सा भारतीय शहर जलियांवाला बाग स्मारक के लिए जाना जाता है? तो वो है अमृतसर। अमृतसर के अंदर ही हरमिंदर साहिब है जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग भी वहीं पे है और बाघा बॉर्डर भी वहीं पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल पांडे वाज ए की फिगर इन विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट? मंगल पांडे किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के एक प्रमुख व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह था उसके एक की फिगर थे, इंपोर्टेंट पर्सन थे मंगल पांडे जी। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो मोहन सिंह ने किया था, मोहन सिंह भागना ने। ठीक है, लेकिन बाद में हमको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को इनसे कनेक्ट किया जाता है। और दांडी मार्च जो है वो 1930 के अंदर गांधी जी से रिलेटेड है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, was the famous queen of Maratha Malwa kingdom known for rebuilding many temple? मराठा मालवा साम्राज्य की वह प्रसिद्ध रानी कौन थी जो कि कई मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए जानी जाती है? तो कई मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए जो जानी जाती हैं उनका नाम है अहिल्याबाई होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर जी इज द करेक्ट आंसर। Which branch of the armed forces is primarily responsible for protecting India's maritime sea border? सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा मुख्य रूप से भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो समुद्री सीमाओं की जो रक्षा करती है आपको पता है वो होती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। और इंडियन आर्मी जो है हमारी लैंड बॉर्डर्स की जो है रखवाली करती है। इंडियन आर्मी डे हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान यानी कि ईस्टर्न कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ईस्टर्न कमांड से मैं आपको बता दूं जो 1971 का हमारा वॉर हुआ था उसके अंदर भी ईस्टर्न कमांड की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसकी टोटल कमांड कितनी है।
ठीक है। टोटल कमांड इंडियन आर्मी की कितनी है? तो क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको हिंट भी दिया है कि ईस्टर्न कमांड की जो है हमारा जो 1971 का वॉर था जिसमें हमने बांग्लादेश को बनाया था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बांग्लादेश किसके पास में है? पश्चिम बंगाल के पास में, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए कि आर्मी, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे? ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर, तो ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है शिमला में। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिमला के अंदर जो है ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए सबमरीन प्राइमरली ट्रेवल्स एंड ऑपरेट्स अंडर व्हाट? एक पनडुब्बी जो होती है वो कहाँ पे ट्रेवल करती है? पनडुब्बी मतलब जो पानी के नीचे चलती है, तो पानी के नीचे, वाटर या ओशियन के नीचे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज द एब्रीविएशन आईएएफ स्टैंड फॉर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारतीय सशस्त्र बलों में संक्षिप्त नाम आईएएफ का क्या मतलब है? तो आईएएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स। और इंडियन एयर फोर्स का जो हमारा कहेंगे मोटो क्या है? तो मोटो है नभः स्पर्शम दीपतम। नभः स्पर्शम दीपतम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। ये जो है इंडियन एयर फोर्स का हमारा मोटो है। एनसीसी का मोटो अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। इंडियन आर्मी का पूछा जाए तो सर्विस बिफोर बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। और इंडियन नेवी का अगर पूछा जाए तो शम नो वरुण है, यानी कि मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पोशियस ऑस्पिशियस अनटू अस। तो ये जो है मोटो होते हैं अलग अलग डिफेंस फोर्सेस के, जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड नियर विच मेजर सिटी? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो कहाँ पर है? तो वो है खड़गवासला के अंदर, और खड़गवासला पड़ता है पुणे के अंदर। आईएमए अगर आपसे पूछा जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो वो देहरादून के अंदर है। ओटीए पूछी जाए तो एक चेन्नई में और एक गया में है। और दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनसीसी के, सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी वेपन यूज्ड बाय द स्नाइपर इन द मिलिट्री? सेना में एक जो स्नाइपर होता है उसके द्वारा जो हथियार यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसके द्वारा जो हथियार यूज किया जाता है उसे स्नाइपर राइफल बोलते हैं, वो ये यूज करता है। एलएमजी अगर आपसे पूछा जाए कि एलएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एलएमजी की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन जो है वो एलएमजी की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ancient emperor converted to Buddhism after the कलिंग वार? कलिंग युद्ध के बाद में किस प्राचीन सम्राट ने बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो वो थे अशोक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21। द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? जो दिल्ली के अंदर प्रसिद्ध लाल किला है वो किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आप देंगे साथ साथ आंसर। अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। ये चार ऑप्शन आपके पास है। क्या मैं देखता हूँ कौन कौन करेक्ट आंसर दे रहा है यहाँ पे। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर? अकबर है, बाबर है, जहांगीर है या फिर शाहजहां? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि शाहजहां। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन? सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज द रियल चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। हु रोट दी फेमस बुक गीतांजलि? प्रसिद्ध पुस्तक जो गीतांजलि है वो किन्होंने लिखी? तो गीतांजलि जो पुस्तक है वो लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसके लिए उन्हें 1913 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। और ये नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे, पहले नॉन यूरोपियन थे। ठीक है, तो ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट एंड हीट फॉर अर्थ? पृथ्वी के लिए प्राकृतिक प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पे जो एनर्जी आती है उसका एक ही स्रोत है, दैट इज द सन। सन की वजह से सारी चीजें होती है मेन। विच वाइटल गैस डू ह्यूमन ब्रीद इन टू सर्वाइव? जीवित रहने के लिए मनुष्य कौन सी महत्वपूर्ण गैस को सांस के रूप में लेता है? तो बड़ा ही आसान, ऑक्सीजन लेता है।
अगर वायुमंडल में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का हिमांक यानी कि जमने का जो बिंदु है वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दो अलग अलग चीजें हैं। अब एक बार बताओ मेरे को, मैं देखता हूँ कि आप करेक्ट आंसर क्या दे रहे हो। देखो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको जीरो देखते ही जीरो आंसर नहीं करना। अगर सेल्सियस पूछा होता, 0 डिग्री सेल्सियस पूछा होता, तो 0 डिग्री सेल्सियस ठीक हो जाता आंसर हमारा, लेकिन यहाँ पे फारेनहाइट में पूछा है, और फारेनहाइट के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 32 डिग्री फारेनहाइट है। ठीक है, तो इसको गलत नहीं करना, एग्जाम में ध्यान रखना है आपको। Which vitamin is abundantly found in citrus fruits like lemons and orange? नींबू और संतरे जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी को हम एस्कोर्बिक एसिड के रूप में भी जानते हैं, और विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है, और बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है ये बताना है आपको। लोहे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली, तो लोहे को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। Fe आयरन का सिंबल होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गन, क्या बोल रहे हैं, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। मानव शरीर में कौन सा जो अंग होता है वो मुख्य रूप से सांस लेने में, तो सांस लेने में यहाँ पे फेफड़े हेल्प करेंगे हमको। ठीक है, फेफड़े। ऑप्शन डी लंग्स। द फेमस इंडिया गेट मोन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच। प्रसिद्ध इंडिया गेट जो है वो कहाँ पे है। इंडिया गेट आप सभी को पता है कि न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया इन दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ये खुद बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में। गेटवे ऑफ इंडिया, और इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। विच ब्यूटीफुल इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। किस खूबसूरत भारतीय राज्य को ईश्वर का अपना देश इस नाम से जाना जाता है। तो ये गॉड्स ओन कंट्री जो यूज करते हैं वो करते हैं केरल स्टेट। ठीक है, केरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द न्यू 500 रुपी नोट। यानी कि जो नए 500 के नोट है उसके पिछले हिस्से पर कौन सा ऐतिहासिक जो स्मारक है वो दर्शाया गया है। तो आपके ऑप्शन है ताजमहल बताएंगे आप, ताजमहल, रेड फोर्ट है, सांची के स्तूप हैं, और मंगलयान है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर, और आपको ये बताना है कि 500 के नोट के पीछे क्या दर्शाया गया है। 500 के नोट के पीछे दर्शाया गया है लाल किले को, लाल किले को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड नेशनल रिवर। भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच फेमस इंडियन एथलीट इज वाइडली नोन एज फ्लाइंग सिख। भारत के ऐसे कौन से एथलीट हैं जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं मिल्खा सिंह जी को। मिल्खा सिंह जी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। विच पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू फ्लाइंग काइट्स। कौन सा लोकप्रिय भारतीय त्योहार पतंग उड़ाने से संबंधित है, तो पतंग उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पे। ऑप्शन बी, मकर संक्रांति के ऊपर जो पतंग है वो उड़ाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हु डिजाइन्ड द ऑफिशियल सिंबल ऑफ द इंडियन रूपी। भारत का जो रूपी का सिंबल है ये आपने देखा होगा कि इस तरीके से करके जो हम बनाते हैं, ये जो सिंबल है हमारा इंडियन रूपी का, ये सिंबल किसने डिजाइन किया। इसे डिजाइन किया गया है डी उदय कुमार जी के द्वारा। डी उदय कुमार जी ने ये जो रूपी वाला सिंबल है ना हमारा, इसको डिजाइन किया। जैसे अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे डॉलर का सिंबल होता है, इस तरीके से रुपए का भी हमारा जो सिंबल है उसे डी उदय कुमार जी ने डिजाइन किया।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी सही जवाब है। और जो हमारा साउथर्न जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो भी अंडमान निकोबार के अंदर ही पड़ता है। इसके अलावा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, वो भी अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। तो ये हमको याद रखनी है। The vast Thar desert in Rajasthan shares its international border with which country? जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान वाला जो थार मरुस्थल है वो कौन से देश के साथ में अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसको साझा करता है? तो वो लगता है पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फेमस ब्रिज कनेक्ट द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया? कौन सा जो फेमस ब्रिज है यानी कि जो पुल है वो रामेश्वरम द्वीप को मेन जो इंडिया मेनलैंड इंडिया है उससे कनेक्ट करता है? तो उसका नाम है पंबन ब्रिज यानी कि पंबन द्वीप। हावड़ा ब्रिज तो आपको पता है वो तो कलकत्ता में, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बांद्रा भी नहीं होगा, ठीक है। तो पंबन ब्रिज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कोरोमंडल कोस्ट लाइज ऑन विच साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला? तो कोरोमंडल कोस्ट आपको पता है कि नीचे से इस तरीके से ये हमारा श्रीलंका है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। और आपको ऐसे लिखना है के एम और सी। कौन सा पूछ रहे हैं? कोरोमंडल पूछ रहे हैं। तो कोरोमंडल हमारा ईस्ट कोस्ट पे यानी कि पूर्व वाली साइड पड़ता है। अगर पूछते कि कोंकण किस साइड है तो आप कह देते हैं वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है। मालाबार पूछते तो आप कह देते कि साउथ पे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। इस साइड हमारी क्या होती है? बे ऑफ बंगाल होती है यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इस साइड हमारा पड़ता है अरब सागर, अरब सागर, अरेबियन सी। इधर हमारा है अंडमान एंड निकोबार और इधर हमारे हैं लक्षद्वीप। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 द फेमस टाउन ऑफ कन्याकुमारी वेयर द सीज मीट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध शहर कश्मीर से कन्याकुमारी हम बोलते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये आप बताएं। कश्मीर हमको पता है कि बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है। तो जो कन्याकुमारी जहां पर तीन समुद्र मिलते हैं, तीन समुद्रों से यहाँ पे क्या मतलब होगा? कौन कौन से तीन समुद्रों की बात हो रही होगी यहाँ पे, ये भी आप बता सकते हैं। तो हमारा आपको ये बताना है कि 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे नीचे क्या पड़ता है साउथ के अंदर? आप ये बताओ कि रामेश्वरम कहाँ पे है? तो वही होंगी जगह। तो तमिलनाडु जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। रामेश्वरम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी जो है वो कनेक्टेड है। विच आइलैंड नेशन इज लोकेटेड इमीडिएटली टू द साउथ ऑफ इंडिया? भारत के बिल्कुल ठीक दक्षिण में बिल्कुल नीचे जो है वो कौन सा आइलैंड नेशन पड़ता है यानी कि द्वीप देश पड़ता है? तो वो श्रीलंका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश? हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसकी राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 द एंशिएंट ग्रेट वॉल इज फेमस लैंडमार्क लोकेटेड इन विच इंडियाज नेबरिंग कंट्री? भारत के किस पड़ोसी देश के अंदर महान दीवार है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, चीन। ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे पहले की जितनी मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। और प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जो क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। Which neighboring country's national flag features a unique non-rectangular shape two stack triangle? किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज में एक अद्वितीय गैर आयताकार, नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी फ्लैग होते हैं हम ऐसे देखते हैं, फ्लैग ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो फ्लैग है वो ऐसा नहीं है, ये अलग है। और वो नेपाल कंट्री का फ्लैग है। आपको जरूर देखना है गूगल के ऊपर चेक करके, फ्लैग ऑफ नेपाल, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। हु इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता के रूप में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 2026 के हिसाब से कितनी यूनियन टेरिटरी है इंडिया के अंदर? तो कितने मतलब केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 हमारा सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो संसद भवन है वो कहाँ पे है, कौन से शहर के अंदर है? भारत की संसद आपको पता है कहाँ पे होगी? न्यू। ऑप्शन सी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है? तो ये आपके लिए है लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।